नमस्कार, मैं श्याम नंदन कुमार आपका एसएन की क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं भारत की राज्य व्यवस्था, उसके अंतर्गत यह छठा लेक्चर है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहले यहाँ हम क्वेश्चन कवर करेंगे, उसके बाद देखेंगे कौन से टॉपिक आज हमें पढ़ने हैं। चलिए, सारे जो है एग्जाम में पूछे हुए टॉपिक है, इसको थोड़ा सा भी मिस नहीं करें, ठीक। चलिए, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? आंसर कीजिए। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ये पूछा हुआ है ईपीपीसीएस 2012 तथा 2012 में जो ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। चलिए, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको कवर करते हैं और उससे रिलेटेड टॉपिक को देखते हैं ताकि एग्जाम में किसी तरह की समस्या ना क्रिएट हो। चलिए आंसर कीजिए। हमारा करेक्ट आंसर है चार्टर एक्ट 1833। इससे पहले हमने देखा था 1773 से लेके 1833 तक के एक्ट को हमने कवर किया है और उससे एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे उसको कवर किया गया है। जाके आप प्रीवियस वाले लेक्चर देख सकते हैं। चलिए, 1833 के एक्ट में हमने देखा था कि ऐसा प्रावधान किया गया था कि भारतीयों के साथ किसी भी तरह का रंग भेदभाव, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। कहाँ पे? अगर वो कंपनी में जॉब लेना चाहता है। अर्थात उस समय देखा था 1833 में एक ऐसा प्रावधान किया गया था जिसमें योग्यता को प्रेफरेंस दिया गया था, यानी कि महत्व दिया गया था। अर्थात जिसके पास योग्यता है, ठीक, कैपेबिलिटी है, वह जॉब ले सकती है, चाहे वो भारतीय हो चाहे वो ब्रिटिश के नागरिक हो। चलिए, तो ये किस में प्रावधान किया गया था? ये 1833 के एक्ट में, चार्टर एक्ट में प्रावधान किया गया था। चलिए, इससे पहले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चार्टर एक्ट 1833 में निम्न प्रावधानों में से कौन सा एक नहीं था? आंसर कीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक गतिविधियों को समापन, ठीक। पहला, काउंसिल में परम सत्ताधारी के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम में बदलना। दूसरा, काउंसिल में गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियां प्रदान करना। चौथा, गवर्नर जनरल के काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति करना। इनमें से कौन सा नहीं शामिल था 1833 के एक्ट में? अगर आपने 1833 का एक्ट नहीं देखे हैं तो जाकर पहले उसको देखें, उसके बाद आंसर सॉल्व करने की कोशिश करें। जो बच्चे 1833 के बारे में जानते हैं उनको आप यह सॉल्व करके देखें, ठीक है ना। ये IAS 2023 यानी 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, तो कौन सा हमारा नहीं था, ठीक। तो हमारा करेक्ट आंसर है गवर्नर जनरल के काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में भारतीय की नियुक्ति नहीं थी। उसमें क्या था? अंग्रेज थे जो गवर्नर जनरल की। इसे 1833 में एक्ट में देखा थे कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल हमने देखा था क्या 1773 में गवर्नर जनरल को हेल्प करने के लिए 4 सदस्यों की एक समिति परिषद बनाई गई थी। फिर हमने देखा पिट्स इंडिया एक्ट जब आती है उसमें सदस्यों की संख्या 3 कर दी गई। फिर 1833 में क्या कर दिया गया कि उसमें एक नए सदस्य को जोड़ दिया गया, अर्थात टोटल हो गए 4। ये नए सदस्य जो जुड़े थे वो कौन थे? वो विधिकर्ता थे, अर्थात कानून बनाने में गवर्नर जनरल की हेल्प करने के लिए इनमें जोड़ा गया था। किस प्रावधान के अंतर्गत? चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत जोड़ा गया था। और इसमें प्रावधान किया गया था कि वो भारतीय नहीं होंगे, जो भी वो जो लॉ मेकर होंगे, जो लॉ बनाने में हेल्प करेंगे, ठीक है ना, वो कौन होंगे? अर्थात कह सकते हैं कि वकील कौन होंगे? वह होंगे, जो भी होंगे वो अंग्रेज होंगे। तो यही सेम स्टेटमेंट में पूछ रहा है, गवर्नर जनरल के काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति की गई थी? नहीं, ये स्टेटमेंट यह गलत है। वो भारतीय सदस्य की नहीं थी, वो जो थे अंग्रेज थे। तो ये हमने दो क्वेश्चन को देखा, काफी इंपॉर्टेंट प्रीवियस में पूछे गए हैं। इससे हमें समझने को ये मिलती है कि 1833 का एक्ट कितना इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। चलिए, अब नेक्स्ट हम अपने टॉपिक पे आते हैं जो आज हम लोग को कवर करना है। आज हम लोग देखेंगे टॉपिक 1853 का चार्टर एक्ट देखेंगे, ठीक। 1853 के चार्टर एक्ट में पहला आपको सबसे जो ये याद रखना है, जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यह अंतिम चार्टर एक्ट है। 1773 से लेके रेगुलेटरी एक्ट जो 1773 में जो आया था, ठीक, उससे लेकर के, ठीक, देखा जाए तो 1853 तक, 1853 जो एक्ट चार्टर एक्ट आया था वो अंतिम चार्टर एक्ट है। इसके बाद आप देखते हैं कि 1857 में विद्रोह हो जाती है, उसे 1858 में डायरेक्ट कंपनी का रूल समाप्त और ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल डायरेक्ट वे में हो जाती है, ठीक है ना। तो हमें सबसे पहले क्या याद रखना 1853 के एक्ट में किया जो था अंतिम चार्टर एक्ट था, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक तो हमें ये स्टेटमेंट याद रखना है, कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंतिम चार्टर एक्ट कौन सा था? 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, या अदर आपको दिया जा सकता है क्वेश्चन बना के, ठीक। तो चलिए अब इसमें हम देखते हैं कि
कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया गया था, लेकिन पूर्व के नियमों को के विपरीत इस किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया था। अर्थात पहले हम देख रहे हैं कि 1773 से जो भी एक्ट बन रहे हैं, ठीक, जो भी एक्ट हम लोग देख रहे हैं 1773 से आप देख रहे हैं चार्टर एक्ट जो आया, ठीक, उसमें यह आप देखेंगे 1773 में कि हर 20 साल पे पावर दे दिया गया, अर्थात एकाधिकार या लाइसेंस बोले कि कंपनी को दे दिया गया कि 1773 में आया, अर्थात वह जो है 1793 तक जो है गारंटी दे दिया गया कि आप यहाँ पे व्यापार कर सकते हैं, किसको, कंपनी को दे दिया गया। उसी तरह हर 20 साल 1893 देखेंगे, 1813 देखेंगे, 1833 देखेंगे, यानी हर देखेंगे 20 साल के गैप का आपको देखने को मिलेगा। हर 20 साल पे एक्ट आता था और मेनली जो आता था हर 20 साल पे एक्ट आते थे और कंपनी को जो है लाइसेंस दे दिया जाता था अधिकार करने का। लेकिन जो 1853 एक्ट आया उसमें किसी तरह का जो है ना ऐसा प्रावधान नहीं किया गया, कोई नियम कोई समय निश्चित नहीं किया गया कि इतने समय तक कंपनी वर्क करेगी। अर्थात ऐसा भविष्य में यह अनुमान लगाया जाने लग गया था 1853 के बाद कि कभी भी कंपनी का रूल समाप्त हो सकती है इंडिया में। सेम स्टेटमेंट वही बोल रही है, कंपनी के शासन को विस्तारित तो कर दिया गया था, उसको जो जितने अधिकार थे उसको दिया तो गया था, लेकिन यह समय निर्धारित नहीं किया गया था कि कब तक कंपनी शासन करेगी। चलिए दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं हम, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला हमें याद रखना है कि अंतिम चार्टर एक्ट था, दूसरा याद रखना है कोई समय निर्धारित नहीं किया गया था, कंपनी का रूल कभी भी समाप्त हो सकती थी। तीसरा हम लोग देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है विधि सदस्य को अस्थायी। हमने देखा था 1833 के एक्ट में, 1833 के एक्ट में देखा था, ठीक, एक जो है एक सदस्य को जोड़ दिया गया था, कौन, विधि सदस्य के रूप में, लेकिन उस समय ये क्या थे, अस्थायी थे, अस्थायी नहीं थे, ठीक है ना। लेकिन 1853 में ऐसा प्रावधान किया गया कि इनको अस्थायी भी बनाया गया और वोट देने का अधिकार भी गया। 1833 में जब ये जुड़े थे, ठीक, चौथे मेंबर के रूप में, कौन, विधि सदस्य। विधि सदस्य कौन थे, लॉर्ड मैकाले, याद रखेंगे मैकाले पहला विधि सदस्य था, वह भारतीय नहीं था, वो अंग्रेज था। क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इसे क्वेश्चन भी हमने बनाए थे, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। तो हमने क्या देखा था 1853 में जो लॉर्ड मैकाले 1833 में विधि सदस्य के रूप में जुड़े थे, अस्थायी थे, उनको 1853 में अर्थात 20 साल बाद, ठीक है ना, जो विधि सदस्य जुड़ा उसको क्या कर दिया गया, उसको परमानेंट कर दिया, अस्थायी कर दिया गया, प्लस उनको वोट देने का अधिकार भी दे दिया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या प्रावधान किया गया जो हमारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ठीक है ना। पहली बार इसमें जो है पहली बार गवर्नर जनरल के परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। अब ये क्या है, पहली बार, ठीक, आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कितने भी एग्जाम में, ठीक है ना, पहली बार ऐसे क्वेश्चन देखेंगे कि हम लोग कैसे पूछा गया है, ठीक है ना। पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया गया था। अर्थात पहले आप देखेंगे गवर्नर जनरल प्लस 4 मेंबर यही थे हमारे, ठीक, 4 जो परिषद में थी, यही जो है ना प्रशासनिक कार्य भी करते थे, ठीक, कार्यपालिका के कार्य भी करते थे और क्या करते थे, विधायी कार्य भी करते थे। अर्थात लॉ मेकिंग पावर भी इन्हीं के पास था पूरे भारत पे, ठीक है, भारत में बनाने का अधिकार हम लोग देखते हैं। लेकिन 1853 में ऐसा पहली बार प्रावधान किया गया कि इनके कार्यों को विभाजित कर दिया गया, ठीक, एकदम स्पेसिफाइड कर दिया गया, ठीक, क्या करने के लिए, ठीक, प्रशासनिक कार्य को और विधायी कार्य को, दोनों कार्यों को अलग कर दिया गया, ठीक। और विधायी कार्य के लिए जो कानूनी बनाने कार्य करने थे उनके, उसके लिए क्या गया, भारतीय विधान परिषद की स्थापना की गई। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए, मस्ट भी आपको याद रखना। 1853 में ऐसा प्रावधान किया गया था। क्या भारतीय विधान परिषद सबसे पहली बार अगर आई थी तो वो आई थी 1853 के एक्ट के अंतर्गत, ठीक, याद रखना है। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे हुए, इसमें क्वेश्चन हम लोग बनाने वाले हैं अभी तुरंत, ठीक। भारतीय विधान परिषद की स्थापना की गई, ठीक, इसमें कितने मेंबर थे, टोटल 12 मेंबर थे। देखेंगे कैसे कैसे मेंबर थे, ठीक, ये कैसे वर्क करते थे, जिस तरह आज का देखेंगे हम हमारी संसद या ब्रिटिश गवर्नमेंट की संसद वहां के जो वर्क करती है उसी तरह यह छोटी संसद के रूप में काटते थे। क्योंकि इसमें टोटल 12 ही मेंबर थे इसलिए इसको छोटी संसद बोले जाते हैं, ठीक है ना। छोटी संसद के रूप में कार्य करते, प्रक्रिया भी ब्रिटिश संसद में जैसा अपनाया जाता था वैसा ही था, ठीक है ना। तो पहली बार विधि बनाने के लिए कब अलग किया गया विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य को, तो वो किया गया था 1853 के एक्ट के अंतर्गत किया गया था। पहली बार भारतीय के विधान परिषद की स्थापना की गई थी। ये कैसे वर्क करती थी, छोटी संसद के रूप में, ठीक है ना, अर्थात संसद के रूप में कार्य करते थे। जिस तरह संसद में विधि बनाने का नियम प्रोसेस अप्लाई किया जाता था उसी समय जो है वहां पे उस समय नियम अप्लाई होते थे। चलिए
अब देखते हैं इसमें जो है ना पहली बार देखेंगे कि क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया, पहली बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार क्षेत्रीय से प्रतिनिधित्व का सिद्धांत कब लागू किया गया था। 1853 के अंतर्गत यह लागू किया गया था। 6 नए जो है पार्षद को जोड़े गए थे। हमने क्या देखा, एक गवर्नर जनरल प्लस 4 परिषद और इनमें 6 मेंबर को और जोड़ा गया। ठीक, टोटल हमें 12 पुराने हैं, 12 देखने हैं। ठीक है ना। सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व सिद्धांत को लागू किया गया था इसमें, किसमें, 1853 के एक्ट के अंतर्गत। ठीक है ना। 6 जो मेंबर आपने देखा कि उसमें प्रतिनिधि 6 मेंबर को क्या किया गया था, 6 नए पार्षद जोड़े गए थे, जिसमें 4 कहाँ से थे, बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा से। ठीक, यहाँ के स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा क्या किया जाता था, इन्हें निर्वाचित करके भेजा जाता था गवर्नर जनरल की परिषद में। ठीक है ना। 6 नए पार्षदों सदस्यों में से 4 जो थे कहाँ से थे, वह थे बंगाल से, मद्रास से, बंबई से, आगरा से। ठीक, चलिए तो अब हम देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमने क्या देखा, केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई, उसमें 12 सदस्यों थे। कितने थे, 12 सदस्यों की केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई थी। पूछा जा सकता है कभी भी कि कितने सदस्यों का था जो विधान परिषद की स्थापना की गई थी केंद्रीय विधान परिषद की, तो उसमें टोटल 12 मेंबर थे। अब देखते हैं कि 4 6 प्लस 6 समझने की कोशिश करते हैं। 4 6 प्लस 2 एक आराम से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक, हमने देखा 4 जो सदस्य थे वो विधान परिषद के, एक गवर्नर जनरल को पहले अलग करके चले। ठीक है ना, इनको आप अलग ही रखें। ठीक, आप देखते हैं उनकी परिषद में कितने सदस्य थे, 3 परिषद में सदस्य थे। एक जो सदस्य थे वो कौन थे, एक जो लीगल सदस्य थे। तो जो लीगल सदस्य थे आपने देखा कि 4 उनके परिषद में सदस्य थे। ठीक, 6 को क्या किया गया, 6 में नया इंक्लूड किया गया है, जो हमने देखा बंबई मद्रास से जो 4 इसमें थे और 2 और कहीं से थे, और 2 जो था, ठीक, वो गवर्नर जनरल को अधिकार दे दिया गया था कि आप 2 परिषद को नामित कर सकते हैं, यानी कि आप इसको आप अपने अधिकार से 2 नामित कर सकते हैं। तो टोटल कितने मेंबर हो गए, 12 मेंबर का केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई थी। चलिए तो हमने देखा 12 सदस्यों की स्थापना की गई थी, वो मेंबर कहाँ से थे, 4 उनके परिषद से, 6 को क्या किया गया था, 6 को परिषद में इंक्लूड किया गया, 6 नए सदस्यों को इसमें क्या किया गया, इंक्लूड किया गया था। ये क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व करते थे 6, जिसमें हमने देखा था 4 इसमें कहाँ के मेंबर थे, एक थे बंगाल से, ठीक, दूसरा मद्रास से, तीसरा बंबई से, चौथा आगरा से, और 2 और मेंबर कहीं से होंगे। और 2 ये अधिकार दे दिया गया था गवर्नर जनरल को कि आप 2 को नामित कर सकते हैं। तो टोटल 12 मेंबरों का क्या किया गया, परिषदों की स्थापना, केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। ठीक, यहाँ याद रखें गवर्नर जनरल इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है ना, 12 मेंबर में। ठीक, 4 उनके परिषद के मेंबर थे, वो 6 उनको इंक्लूड किया गया, 2 जो है उनको पावर दे दिया गया इंक्लूड में गवर्नर जनरल को। ठीक, अब देखिए अब ये 4 जो सदस्य थे इनके बारे में कुछ फीचर आप देख लें। 4 जो परिषद में सदस्य थे वो कार्यपालिका के रूप में भी कार्य करते थे और विधायिका के रूप में भी कार्य करते थे, दोनों रूप में कार्य करते। जब वो विधायक 12 मेंबर की बात करें तो इनमें 4 वो भी इंक्लूड हैं, कौन, जो परिषद में इंक्लूड थे गवर्नर जनरल के। ठीक, तो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये सभी जो थे 4 जो परिषद में थे वो कौन थे, इनको वोट देने का अधिकार था। और क्या था, इनको जो चारों को वोट देने का अधिकार था। और ये चारों जो थे अंग्रेज थे, क्या थे, चारों अंग्रेज थे। उनके परिषद में जो 4 मेंबर थे वो अंग्रेज थे, कार्यपालिका के रूप में भी कार्य करते थे, और जब विधायिका लॉ बनाना हो तो विधायिका के रूप में भी कार्य करते थे, सभी अंग्रेज थे, वोट देने का अधिकार भी था। ठीक, चौथा देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, गवर्नर जनरल को जो है वीटो का अधिकार भी दे दिया गया था। अर्थात इन 12 मेंबरों के द्वारा कोई भी लॉ पारित किया जा रहा है, अगर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को लगता है कि ये जो लॉ बनाया जा रहा है वो गलत है, तो वो क्या कर सकते हैं, उस पर वीटो का अधिकार यूज करके निरस्त किया जा सकता था, लॉ को निरस्त कर सकते थे। ठीक, चलिए अब देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या हो जाता है। एक भी पॉइंट यहाँ छूटना नहीं चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आरंभ किया गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में पूछे गए हैं। खुली प्रतियोगिता का आरंभ किया गया किसके लिए, सिविल सेवकों के लिए।
ठीक है ना। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो आज देखते हैं उनके मेंबरों के लिए जो सदस्य उसमें, उसके लिए क्या किया गया था, खुली प्रतियोगिता। इससे पहले खुली प्रतियोगिता के लिए प्रयास तो आप देखेंगे 1813 में 33 में ही कर दिया गया था, लेकिन कुछ विरोध के कारण वहां पे ये इसको समाप्त कर दिया गया, अर्थात ये लागू नहीं किया गया। लेकिन 1853 में एक्ट के अंतर्गत इसको लागू कर दिया गया, क्या, खुली प्रतियोगिता का आरंभ कर दिया गया। भारतीय, अर्थात ये समझे कि भारतीय नागरिकों के लिए भी ये खोल दिया गया। अब भारतीय नागरिक भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी कैपेबिलिटी, अपनी योग्यता दिखा सकते हैं और जॉब प्राप्त कर सकते हैं और यह एक सिविल सेवक बन सकते थे। ठीक है, किस एक्ट के अंतर्गत, 1853 के बाद। ठीक, अब इसके लिए देखेंगे 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई थी। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मैकाले समिति किससे संबंधित है, तो वो है सिविल सेवकों, अर्थात भारतीय सिविल सेवा से संबंधित है मैकाले। ठीक है ना। कब, सबसे पहले कब ओपन किया गया था, ये किया गया था, खुली प्रतियोगिता किया गया था 1853 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत किया गया था। अब आपको दो चीजें याद रखनी है जानकारी के लिए। सिविल, देखिए कंपनी के अंतर्गत जो कर्मचारी थे उनको दो भागों में बांटा गया था। दो तरह की सेवाएं थी। पहले क्या थी, उच्च सिविल सेवा और विशिष्ट, जिसको बोलते हैं विशिष्ट सेवा, सिविल सेवा, और निम्न सिविल सेवा। निम्न सिविल सेवा देखें तो 1853 से पहले ही, ठीक है ना, भारतीय उसमें काम करते थे। ठीक, निम्न सिविल सेवाओं में। ठीक, लेकिन उच्च सिविल सेवा और विशिष्ट सिविल सेवा जो और हम देखेंगे, अर्थात यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जैसा टॉप पोस्ट जो होते थे, वो कब से होने लगा, वो 1853 के बाद आप देखेंगे कि प्रावधान हो गया कि आप उस एक्ट में, एक्ट के अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं, अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं अपनी योग्यता के अनुसार। ठीक, उच्च सिविल सेवाओं में। तो 1853 में जो किया गया था वह निम्न सिविल सेवाओं के लिए नहीं था, क्योंकि निम्न सिविल सेवाओं पहले ही से आपको उसमें जो आप जा सकते थे निम्न सिविल सेवा के अंतर्गत। ठीक है ना। लेकिन 1853 के एक्ट के अंतर्गत उच्च सिविल सेवा की बातें कर रहा है। ठीक है ना। उच्च सिविल सेवा में जाने के लिए 1853 में ऐसा प्रावधान किया गया था और भारतीय उसमें जा सकते थे। ठीक, अब हम देखते हैं कि डायरेक्टरों की संख्या, अर्थात कंपनी में देखा जाए नियंत्रक मंडल जो थे, ठीक, जिसमें 24 मेंबर थे। हमारा 1873 में देखा था। आप एक भी एक्ट को जो है छोड़े नहीं, तभी जाके कहानी के रूप में आपको समझ में आएगी और एग्जाम में आप क्वेश्चन यहाँ से गलती नहीं करेंगे। तो 1773 में हमने देखा था जो कंपनी का, ठीक है ना, कंपनी का जो नियंत्रक मंडल थे, ठीक, उनमें कितने मेंबर थे, उनमें 24 मेंबर थे। यहाँ पे क्या कर दिया गया 1853 में, जो 24 मेंबर को घटाकर, यानी कंपनी के अंतर्गत जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे कंपनी के अंतर्गत 24 मेंबरों का जो मंडल था, उसको क्या कर दिया गया, 24 से घटाकर 18 कर दिया गया। 18 तो किया ही किया गया। और उसमें देखेंगे 6 को क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने थे, अर्थात 12 ही देखा जाए डायरेक्टली कंपनी के तरफ से मेंबर होंगे, 6 जो होंगे वह क्राउन के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे मेंबर, इसमें डायरेक्टरों की संख्या में। ठीक है ना, अर्थात जो कंपनी को कंट्रोल करने वाली बॉडी थी, ठीक है ना, उसको मैनेजिंग करने वाली जो बॉडी थी 18 मेंबरों की, ठीक है ना, उसमें 6 मेंबर जो होंगे वह क्राउन की तरफ से होंगे। चलिए, तो हमने इसको देखा। अब क्वेश्चन बनाते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप आंसर करें। एग्जाम में बीपीएससी 2003 अर्थात 2003 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। देखिए, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया था। आंसर करें, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया था। आंसर करें। आपने अगर सही से समझा होगा तो इसको सही करना है, गलत नहीं करना है। तो पहला था 1853, ठीक, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा हमने क्या देखा था, सिविल सेवकों की भर्ती के लिए 1853 में खुली प्रतियोगिता कर दी गई थी। तो सिद्धांत स्वीकार किया गया था। सिद्धांतता शब्दोपकार बनाए रखे, सिद्धांतता अर्थात फाइनली कब किया गया था। आप सिद्धांत देखें, नॉर्मली तो आप देखें प्रयास तो 1833 में ही कर दिए थे, हम लोगों ने कर दिया था, अंग्रेजों ने, ठीक, लेकिन कुछ विरोध के कारण उसको क्या कर दिया गया, 1853 तक एक्सटेंड कर दिया गया था। तो सिद्धांत स्वीकार कब किया गया, 1853 में प्रतियोगी परीक्षाओं का स्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपीपीसीएस 2016 यानी 2016 में क्वेश्चन ये पूछा गया है आपके एग्जाम में, निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया। क्रियाशील विधान परिषद अर्थात केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना जो है कब सृजन किया गया था, पहली बार। शब्दों पे पकड़ बनाए रखें। तो यहाँ पे है 1853, चार्टर एक्ट 1853 हमने देखा। अर्थात ये जो एक्ट है चार्टर एक्ट 1853 हमारे लिए काफ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ में क्वेश्चन आते हैं।
अब आज के बाद किसी भी एग्जाम में 1853 से कोई क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए, इवन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में भी नहीं। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, कोविड से बच के रहे। धन्यवाद।